फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज है टेंस का पार्ट वन कंप्लीट करने के बाद आज पार्ट टू में बाकी के बचे हुए टेंसेस को आप अच्छे से सीखेंगे और लास्ट में मेरे साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। सेशन को पूरा लास्ट तक देखना है और एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है बच्चे। देखिए, पार्ट वन आपने जब मेरे साथ पढ़ा जिसमें हम लोगों ने 6 प्रकार के टेंसेस को सीखा, तीनों इंडेफिनिट और तीनों ही कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस। इतना करने के बाद आपके टेंस का काफी हद तक चीजें कंप्लीट हो जाती है। बाकी के बचे हुए जो टेंसेस हैं इसमें उतना ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी क्योंकि कुछ बेसिक चीजें आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस को समझना, सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट को कहां पे प्लेस करें, सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो उसके कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पार्ट वन में सीख चुके हैं, तो इनको दोबारा से नहीं बताया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अभी आपने पहली क्लास देखी है और उसमें कवर किया है सब कुछ। आज पार्ट टू है जिसको हम शुरुआत करेंगे सीधा परफेक्ट टेंस से। तीनों टेंस का परफेक्ट कवर करेंगे और फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मेरा नाम है संदीप केसरवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से बच्चे आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इस 14 साल के अनुभव के आधार पे मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको टेंस पूरा अच्छे से सिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आपके सामने सबसे पहला स्लाइड है, सीधा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस पे चलते हैं। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी हेल्पिंग ऑफ कौन कौन सी होती है पहले वो देख लीजिए। एक हेल्पिंग ऑफ है हैज, दूसरी हेल्पिंग ऑफ होती है हैव और मेन ऑफ की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है। जो हेल्पिंग ऑफ हैज है बच्चे, ये आपकी सिंगुलर है। सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और जो हेल्पिंग ऑफ हैव है ये आपकी प्लूरल है। प्लूरल हेल्पिंग ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करी जाएगी। तो आपके सामने यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हेल्पिंग ऑफ के साथ चारों कंस्ट्रक्शंस बने हुए, और सबका कंस्ट्रक्शन सेम ही है कि सब्जेक्ट लिखना है हेल्पिंग ऑफ मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ नॉट मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव किया तो ये शुरू में चला जाएगा, ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यूएच टाइप वाला भी डब्ल्यूएच टाइप से बन गया। तो हमने अभी तक 6 टेंसेस में ऐसे ही बनाया, हर एक टेंस की केवल हेल्पिंग ऑफ बदली और कुछ भी नहीं किया। राइट, सीधा लेके आते हैं आपको टेंस की उस पार्ट पे जहां पे हमारे ये सेंटेंसेस बनते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट में। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले तो ये समझ लीजिए, परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज का कंप्लीट हो जाए। जब कभी भी कोई भी एक्शन प्रेजेंट तक आके कंप्लीट हो जाए या उसका प्रेजेंट तक उसका असर हो तो हम उसको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनाते हैं। बस इस पे एक ही कंडीशन है कि सेंटेंस में कोई भी पास्ट का समय मेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास्ट का समय मेंशन होते ही वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। जैसे आपने कहा मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने खाना खा लिया है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, आई हैव टेकन लंच। लेकिन आपने कहा मैंने 30 मिनट पहले खाना खा लिया है, सेम सेंटेंस आपने बोला लेकिन आपने मेंशन कर दिया 30 मिनट पहले। ये जो 30 मिनट पहले बोल दिया, अब ये आपका हैव टेकन बदल के आई टुक लंच हो जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत ही करीबी रिश्ता है दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कोई भी ऐसी पास्ट में हुई घटना जिसका वर्तमान तक असर आ रहा है उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, यदि खत्म करके रिलैक्स फील कर रहा हूं तो मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाऊंगा, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। फिर दूसरा है उसने ताजमहल का दौरा किया है, तो शी हैज विजिटेड द ताजमहल। अगर आप यहाँ पे समय मेंशन कर देते कि उसने पिछले साल ताजमहल का दौरा किया है लास्ट ईयर, तो ये आपका हैज विजिटेड केवल विजिटेड हो जाता, शी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। फर्क समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों, दे हैव ऑलरेडी ईटन डिनर, उन्होंने पहले ही खाना खा लिया है। वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, हम इस शहर में 5 साल रह चुके हैं, यानी रहने का काम कंप्लीट कर लिया है, अभी रह नहीं रहे। अगर अभी भी रह रहे होते तो वी हैव बीन लिविंग होता, रह लिया है 5 साल, आप कहीं और शहर रह रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका परफेक्ट टेंस। ही हैज जस्ट लेफ्ट फॉर द ऑफिस, वो जस्ट ऑफिस के लिए निकल गया है, यानी निकलना उसका हो गया। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखें इस बात का कि समय के साथ कंप्लीट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट, समय के बिना कंप्लीट एक्शन प्रेजेंट तक इंपैक्ट डाले तो प्रेजेंट परफेक्ट है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में। इतने से आपका काम हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अब आता है पास्ट परफेक्ट। मैंने लास्ट क्लास जो इसकी पहली क्लास पार्ट वन हुआ था उसमें पास्ट परफेक्ट पर कुछ एक्सरसाइज कराई थी। राइट, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को। तो पहले पास्ट परफेक्ट होता क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ हैड आती है और मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म आती है।
जो हेड है चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बच्चे दोनों के लिए सेम हेल्पिंग वर्ब है। सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बदलती नहीं है, सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब है दोनों के लिए बच्चे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसा ही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम। नेगेटिव हुआ तो हेड नॉट थर्ड फॉर्म हो गया, इंटरोगेटिव हुआ हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, या डब्ल्यूएच टाइप है डब्ल्यूएच वर्ड हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म हो गया, तो मतलब सेम कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नयापन नहीं। अब कहानी इसके बाद से शुरू होती है। पहले कुछ बेसिक हिंदी वाले सिंपल वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी हैड फिनिश्ड हर मील, उसने अपना खाना, वो अपना खाना खा चुकी थी, वो दिल्ली जा चुके थे, उन्होंने ये कर लिया था, उन्होंने वो कर लिया था। वे दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वो मेरे आने से पहले जा चुके थे। ही हैड रीड द बुक, वो किताब पढ़ लिया था। वी हैड सीन द मूवी बिफोर, हम पहले ही मूवी देख चुके थे। आई हैड विजिटेड द प्लेस वंस, हम पहले ही एक बार ये जगह घूम चुके थे। तो ये बेसिक बात है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स, बेसिक बेसिक एग्जांपल्स। मेन चीज आई है, अब सिखाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, when two actions happened in the past, मैंने आपको पिछली क्लास में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर कोई घटना पास्ट इंडेफिनिट में हुई है, सिखाया मैंने ना आपको, और अगर पास्ट इंडेफिनिट से पहले कोई घटना घट जाए, पास्ट इंडेफिनिट से पहले कोई घटना घट जाए, तो ये एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है। यानी परफेक्ट जो है वो है पास्ट टेंस किसका, ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट। बात ध्यान से समझ लीजिए, क्या कहते हो, व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा एक्शन हुआ, दोनों पास्ट में हुए हैं, तो द फर्स्ट एक्शन मस्ट बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उन दोनों में जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो उसके बाद हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, दो एक्शन पास्ट में हुए हैं, एक पहले एक बाद, आगे पीछे हुए हैं। उन दोनों में जो पहले हुआ है वो परफेक्ट बनेगा, और जो बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट बनेगा। जो पहले हुआ है वो परफेक्ट बनेगा, जो बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट बनेगा। सिंपल सी बात है बच्चे, क्लियर हुआ। तो आपकी कोई भी घटना, जब दो घटनाएं घटती है तो उसमें जो पहले हुआ है, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे पास्ट ऑफ द पास्ट, तो पास्ट में पहले कोई घटना घटी, उससे पहले कोई घट गई, तो पास्ट का पास्ट हो गया ना वो, पास्ट ऑफ द पास्ट को हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। तो या तो इस तरीके से समझ लीजिए, या तो इस तरीके से समझिए, जो पहले हुआ उसको परफेक्ट बना दीजिए, जो बाद में हुआ उसको इंडेफिनिट बना दीजिए। पर दोनों ही घटनाएं पास्ट में होनी चाहिए और आगे पीछे होनी चाहिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। शी हैड लेफ्ट द हाउस, एक काम ये हुआ है उसने घर को छोड़ दिया, दूसरा काम है द रेन स्टार्टेड। इन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ, बड़े ध्यान से सेंटेंस को पहले समझ। इन दोनों कामों में कौन सा काम पहले हुआ है। She had left the house, उसने घर को छोड़ दिया, before the rain started, रेन के शुरू होने से पहले घर छोड़ दिया, यानी पहले हुआ घर का छोड़ना। जो दोनों में पहले हुआ वो परफेक्ट बनेगा, इसलिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये सही है, और दूसरा इंडेफिनिट बनेगा द रेन स्टार्टेड। ये सेंटेंस करें। दूसरे को देखिए, दे हैड फिनिश्ड देयर मील व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। यहां पे एक घटना ये है, द गेस्ट अराइव्ड, ये दो घटनाएं हैं, दोनों में कौन पहले कौन सा बाद। कहता है दे हैड फिनिश्ड देयर मील, उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया था, व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब गेस्ट आए। यानी जब गेस्ट आए तो गेस्ट के आने से पहले ही खाना उन्होंने खत्म कर लिया, तो पहले हुआ खाना का खत्म करना, मील का खत्म करना, इसलिए हैड फिनिश्ड ये आपका परफेक्ट टेंस में जाएगा और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट बनेगा दोस्तों। ऐसे ही तीसरा केस है, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट बिफोर आई विजिटेड द बीच। अब ये दो आपकी घटनाएं घटी हैं, एक ये घटी और दूसरा ये घटी। क्या कहता है, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, मैंने कभी भी इतना सुंदर सनसेट नहीं देखा था, बिफोर आई विजिटेड द बीच, यानी बीच को विजिट करने से पहले कभी नहीं देखा, बीच को विजिट करने से पहले कभी नहीं देखा था। तो यही घटना तो पहले घटी, इसको परफेक्ट में बनाएंगे हैड सीन, और दूसरे को इंडेफिनिट बनाएंगे। तीसरा भी सही। चौथा सेंटेंस कहता है ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन वाज अनाउंस्ड, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था डेडलाइन अनाउंस होने से पहले ही, यानी डेडलाइन अनाउंस होने से पहले ये काम हो गया, इसलिए इसको परफेक्ट टेंस बनाया। तो हमेशा मैं इस बात को सिखाता हूं कि अगर दो घटनाएं पास्ट में हुई है, एक पहले एक बाद में, तो जो पहले PAHLE, P से पहले और P से परफेक्ट,
कभी भी भूल जाओ तो याद रखिएगा, पी से पहले पी से परफेक्ट, दो पास्ट में आगे पीछे हुई घटनाओं में जो पहले होता है उसको परफेक्ट बनाते हैं। तो दूसरा डेफिनेट। पूरे इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही शानदार रूल है प्यारे बच्चों, किसी एक सेंटेंस जिसमें दो घटनाएं घटी है, दोनों ही पास्ट में है, हमेशा एक रूल याद रखिएगा, दोनों घटनाएं कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। आपके सामने दो सिचुएशन बनेगी, दोनों घटनाएं परफेक्ट क्यों नहीं हो सकती? आपको परफेक्ट टेंस का रूल क्या सिखाया? परफेक्ट टेंस का मतलब है कि पास्ट में हुए किसी काम के पहले कोई काम होना चाहिए। अगर पास्ट में दो काम हुए हैं तो आपके सामने दो सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन क्या बनेगी कि आपके दोनों काम साथ हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं दोनों काम, दोनों काम, दोनों जो काम है, दोनों जो क्लॉजेज हैं वो दोनों साथ साथ हो। एक ये सिचुएशन बनेगी। दूसरी सिचुएशन बनेगी कि एक के बाद दूसरा हो रहा है, बस यही बन सकती है। तीसरी कोई सिचुएशन बनेगी? मैंने भी एक पॉइंट यहां पे लिखा है, किसी एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं तो दोनों कभी जिंदगी में परफेक्ट टेंस नहीं हो सकती, उसमें से एक ही या तो परफेक्ट होगा या तो दोनों ही परफेक्ट नहीं, उसमें एक ही परफेक्ट होगा या तो दोनों परफेक्ट नहीं होंगे। कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि दोनों साइड आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, और इसमें एरर बन चुकी है दोस्तों एग्जाम। अगर दोनों में परफेक्ट बन जाए गलत, कभी नहीं हो सकता। दो अलग अलग क्लॉजेस कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस दोनों परफेक्ट नहीं होगा, एक को परफेक्ट बनना है, दूसरे को इंडेफिनिट बनना है। या तो ये सिचुएशन, एक को परफेक्ट दूसरे को इंडेफिनिट कब बनना है? जब दो आगे पीछे हो, एक के बाद दूसरा हो, एक के बाद दूसरा, एक उसके बाद दूसरा। जब आगे पीछे हो तो जो उन दोनों में पहले है उसको परफेक्ट, जो उसके बाद है वो इंडेफिनिट। तो पहली सिचुएशन अगर आगे पीछे है तो एक परफेक्ट हो जाएगा, दूसरा इंडेफिनिट। और अगर दोनों साथ में ही हुए काम, आगे पीछे बिल्कुल नहीं हुए, तो दोनों इंडेफिनिट। दोनों इंडेफिनिट अगर दोनों आगे पीछे नहीं हुए, एक साथ हो गए दोनों काम, तो दोनों इंडेफिनिट। या तो अगर उसमें कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी दर्शा रहा है तो एक इंडेफिनिट एक कॉन्टिन्यूअस, लेकिन परफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट होने के लिए काम को आगे पीछे होना जरूरी है। जब क्लॉजेस दो हो तो आगे पीछे होना जरूरी, और आगे पीछे में जो पहले उसको परफेक्ट बना दीजिए। सिंगल क्लॉज सेंटेंस बन जाएगा परफेक्ट, लेकिन टू क्लॉजेस वाले सेंटेंस में फिर आपको वो होता नहीं, एटीट्यूड आ जाता है। परफेक्ट कहता है हम पहले होएंगे तभी आएंगे, नहीं तो ले जाओ बनाओ इंडेफिनिट, तुम बना। सो बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी ये वाला फॉर्मूला अभी आएगा, पहले बेसिक्स पढ़ लीजिए। हेल्पिंग ऑफ यहां पे है विल शैल के साथ हैव और साथ में थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस में मैंने आपको सिखाया कि चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है। और थर्ड फॉर्म फ्यूचर की किसी भी मोडाल के साथ तभी आएगा जब आप उसको हैव पकड़ाओ। बिना हैव के आ ही नहीं सकता, हैव, हैज या हैड, तो मोडाल के साथ हैव आएगा, हैज हैड आता नहीं है। तो बच्चे यहां पे आपको विल या शैल के साथ हैव लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म। जब नेगेटिव होगा तो नॉट कहां पे आएगा? फर्स्ट पार्ट के बाद। जब इंटरोगेटिव होगा केवल फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से पहले। सारे नियम वही हैं जो आपने पढ़े हैं मेरे साथ पहली क्लास में। इस पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा, भविष्य की बात कर रहे हैं, भैया भविष्य में मैं कर लूंगा यार, मतलब कर लूंगा तब तक, है ना? तो इसका मतलब आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, कर लूंगा भविष्य में। यानी फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीट होने की बात कह रहा हूं तो इसको परफेक्ट टेंस बनाएंगे। दूसरा देखिए, वह दोपहर तक पहुंच जाएगी, शी विल हैव अराइव्ड बाय। तीसरा देखिए, उन्होंने घर साफ कर लिया होगा, दे विल हैव क्लीन्ड द हाउस। चौथा देखिए, वह अगले साल तक ग्रेजुएट हो जाएगा, ही विल हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर। पांचवा देखिए, हम प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे, वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से हमारे ये सेंटेंसेस हैं जो पास्ट का, जो फ्यूचर का परफेक्ट बनाते हैं। ठीक, ये बेसिक बात होगी।
इंपॉर्टेंट बात यहां पर भी दो एक्शंस के आगे पीछे होने की घटना बनती है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट में भी। जैसे पास्ट परफेक्ट में दो घटना आगे पीछे होता है, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में भी दो घटनाओं के आगे पीछे होने की बात आती है। मजेदार बात यह है कि फ्यूचर के केस में भी बिल्कुल वैसे ही होता है, जो पहले है वो फ्यूचर का परफेक्ट, जैसे पास्ट वाले में जो पहले है वो पास्ट का परफेक्ट, पी से पहले पी से परफेक्ट, और बाद वाला इंडेफिनिट। तो फ्यूचर के केस में जो बाद वाला है वो फ्यूचर इंडेफिनिट ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट करना होता है, क्योंकि फ्यूचर के केस में दो क्लॉजेस दोनों फ्यूचर नहीं होती। फ्यूचर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का गठबंधन है भाई साहब। क्या कहता है, व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस इन फ्यूचर वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा, तो द फर्स्ट एक्शन मस्ट बी इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द सेकंड एक्शन मस्ट बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों में जो बाद में हुआ है, देखो चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, दोनों में जो बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट है। बस मजेदार बात यह है कि पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट ही है, लेकिन फ्यूचर में बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि एक फ्यूचर हो चुका है और एक ही फ्यूचर आता है दो क्लॉजेस वाले सेंटेंस में। आइए समझते हैं। पहला सेंटेंस है, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क। जब तक तुम आओगे मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। इसका मतलब मैं काम तुम्हारे आने से पहले ही कर लूंगा भाई। तो पहले काम कौन सा हुआ, काम का फिनिश कर, उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट और दूसरे को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात ये सेंटेंस करेक्ट है। कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में, नो एरर। She will have graduated by the time the ceremony starts. जब तक सेरेमनी शुरू होगी वो ग्रेजुएट हो चुका होगी, ग्रेजुएट पहले ही हो चुकी होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट प्रेजेंट का और फ्यूचर का परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तीसरा, they will have completed the project before the deadline is set. डेडलाइन के सेट होने से पहले ही ये काम हो चुका होगा, तो ये काम पहले हुआ तो will have completed और डेडलाइन इज सेट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप इज़-एम-आर का वर्ब टू बी जिसको बना के आप यूज कर सकते हैं, या तो मेन ऑफ केस और यस फॉर्म, राइट। वी विल हैव ईटन डिनर बिफोर द मूवी बिगिंस। मूवी शुरू होने से पहले ही हमने डिनर कर लिया होगा, तो ये हमारा फ्यूचर का परफेक्ट और ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए परफेक्ट टेंस के। अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हमारे परफेक्ट तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी काफी स्पेशल टेंस है और इस पर भी एग्जामिनर खेल जाता है बच्चों के साथ। ज्यादातर तो सिंस फॉर फ्रॉम में खेलता है, सिंस फॉर, कभी फॉर की जगह सिंस, कभी सिंस की जगह फॉर, कभी फ्रॉम की जगह सिंस, कभी सिंस की जगह फ्रॉम, उल्टा ही उल्टा फंसाता है और बहुत आसान है। आप कभी नहीं भूलेंगे जो चार्ट मैंने सामने, जो ये ट्री बना रखा है मैंने आपके सामने, देखिए बच्चे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, मैंने आपको टेंस पार्ट 1 में सिखाया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से इसमें एक्शन कॉन्टिन्यू जरूर रहेगा। पढ़ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, सो रहा है, लड़ रहा है, पढ़ा रहा है, कुछ भी ऐसा होगा, साथ में समय मेंशन होगा। आधे घंटे से पढ़ रहा है, सुबह से सो रहा है, कल से बतिया रहा है, समझ पा रहे हो, समय मेंशन होगा। जब भी समय मेंशन हो कॉन्टिन्यू एक्शन के साथ, उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाइए। कॉन्टिन्यू एक्शन के साथ समय मेंशन, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दीजिए। दोनों में यही तो अंतर है, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और कोई अंतर थोड़ी ना है ज्यादा, राइट। सो पहली बात यह है कि जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे, चाहे प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, तो जो समय लिखेंगे आप ना कि इतने बजे से पढ़ रहा है, इतने दिन से सो रहा है, इतने दिनों से ये हो रहा है, इतने सालों से ये हो रहा है, तो वो समय लिखने से पहले आपको या तो सिंस लिखना पड़ेगा, या फॉर लिखना पड़ेगा, या तो फ्रॉम लिखना पड़ेगा। इन तीन में से किसी एक को लिखना है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो सिंस या फॉर लिख दीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें भी सिंस फॉर लिख दीजिए, दो में से कोई एक, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पे फ्रॉम या फॉर लिख दीजिए, क्योंकि फ्यूचर सिंस कभी नहीं लेता है, सिंस हमेशा पास्ट एक्शन लेता है। तो हमारे सामने ये तीन सिचुएशन बनती है। अब इनके अलग अलग पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ना जरूरी है इन प्रेपोजिशंस के बारे में, कब कौन सा इस्तेमाल हो। प्यारे साथियों, जो हमारा सिंस का यूज है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं हमेशा
पॉइंट ऑफ टाइम। ये था किताबी बात, जो पहली बार सुन रहे हैं उनको नहीं समझ में। पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मैं आसान कर देता हूं। सिंस का इस्तेमाल हमें तब करना है बच्चे, जब कभी भी आप ये मेंशन कर रहे हो कि ये समय जो चल रहा है उसका केवल शुरुआती समय बताओ। शुरुआती समय, बहुत ध्यान से समझना। ये ना बताओ कि टोटल कितना हो गया। जब ये बताया जाए कि ये एक्शन इस टाइम से शुरू हुआ, बस शुरुआती समय, अभी तक कितना हो गया अपने को नहीं पता उस सेंटेंस से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में आपको वहां पे सिंस लगाना है। बस ध्यान रखिएगा कि वो शुरुआती समय पास्ट का होना चाहिए, फ्यूचर का नहीं होना चाहिए। वो पास्ट का होना चाहिए, बीता हुआ। आपने कहा मंडे से वो ऑफिस जा रहा है, आप एग्जैक्टली मंडे से ऑफिस जा रहा है बोलने पर आपको पता चला कि टोटल कितने दिन हो गए? नहीं पता चला ना। मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं, 2011 से पढ़ा रहा हूं, 2005 से पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई भी ईयर आप बोलते हैं तो क्या आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ये लाइन कौन से ईयर में बोल रहे हैं आप? 2025 में बोल रहे हैं कि 2023 में बोल रहे हैं कि 2040 में बोल रहे हैं? नहीं ना। तो एग्जैक्टली साल कितने हुए नहीं पता चल रहा है, बस शुरुआती समय बता रहे हैं। मैं इतने साल से यहां पे रह रहा हूं, 2014 से दिल्ली में रह रहा हूं, 2014 से दिल्ली में मैं रह रहा हूं। अच्छा, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, 2014 से रह रहा हूं, 2011 से पढ़ा रहा हूं। तो 2014 से अगर दिल्ली में रह रहा हूं तो मेरे को साल कितने हुए अभी अपने को नहीं पता, जोड़ना पड़ेगा मुझे। मैंने केवल शुरुआती समय बताया, रहने का शुरुआती समय। जब भी किसी भी एक्शन के होने का केवल शुरुआती समय बताया जाए, पास्ट वाला, तो हमेशा सिंस। बहुत बेसिक तरीका है, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरे नंबर पे आता है फॉर। दूसरे नंबर पे आता है फॉर। फॉर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है, इसको भी आसान कर देता हूं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है मेरे बच्चे कि शुरुआत जब से हुआ तब से लेकर जब आप ये लाइन बोल रहे होगे, सेंटेंस में जो भी बोल रहे हैं, तब तक टोटल समय कितना हो गया। जब आप समय जोड़कर बताएं, क्या करें, समय जोड़कर बताएं, तो उस केस में आपको फॉर लगता है। समय आप जोड़कर बताएं तो फॉर लगता है। जैसे आप कह रहे हो कि भैया वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो मैंने घंटे जोड़ दिए 4। वो 10 साल से दिल्ली में रह रहा है, मैंने साल जोड़ दिए 10। मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने साल जोड़ दिए 14। जब कभी भी समय जोड़कर बताया जाता है तो उस केस में भी फॉर आता है। फॉर के लिए एक और पॉइंट बनता है बच्चे। एक तो पॉइंट ये बन जाता है टोटल करके समय दिया जाए, दूसरा पॉइंट बन जाता है जब आप अनसर्टेन होते हैं, अनसर्टेन टाइम दिया हो, तो वहां पर भी हमें फॉर यूज करना होता है। और यहां पे सर्टेन टाइम आ जाएगा, मतलब फिक्स्ड समय, एग्जैक्टली जिसकी बात कर रहे हो उसी की बात कर रहे हो। सर्टेन टाइम भी सिंस होता है और अनसर्टेन टाइम में फॉर आ जाता है। मजेदार बात यह है कि फॉर का इस्तेमाल आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में करते हो। सिंस का इस्तेमाल केवल प्रेजेंट और पास्ट में करते हो, क्योंकि इन्हीं दोनों में ही पास्ट में घटनाएं घटती है, फ्यूचर की घटनाएं फ्यूचर में घट जाती है। ये फ्यूचर में भी आता है, प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है। अब आप देखो, ये केवल प्रेजेंट और पास्ट में गया, फ्यूचर में नहीं गया। फ्यूचर में केवल ये वाला गया, तो इसका मतलब इस वाले समय का प्रेपोजिशन फ्यूचर के पास नहीं है। तो फ्यूचर टेंस में आपका क्या होता है, इसी सिंस की जगह पर फ्रॉम आ जाएगा। सब कुछ वही है, पॉइंट ऑफ टाइम, शुरुआती समय, समझ गया बच्चा, सब कुछ यही वाला है। आप देखो तीनों में दो दो हो गया आपके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में ये, पास्ट में ये और फ्यूचर में ये। दो टाइप के समय होते हैं और दोनों समय लगाने के लिए आपके प्रीपोजिशन सेट हो। अब आइए एक एक करके हम हमारे टेंसेस को सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। बिल्कुल उसी अंदाज में, हैज सिंगुलर है तो हैज बीन भी सिंगुलर होगा, हैव प्लूरल है, जैसे हैज सिंगुलर है
तो हैज बीन भी सिंगुलर होगा, हैव प्लूरल है तो आपका हैव बीन भी प्लूरल होगा। बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, बस आखिरी में सिंस फॉर लगा के टाइम ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना, बस इतना कर, सिंस फॉर लगा के टाइम ऐड कर खत्म। एग्जाम, शी हैज बीन वर्किंग एट द कंपनी सिंस 3 years। क्या ये सही है सिंस? गलत है, क्योंकि यहां पे समय जोड़ गया 3 साल। जब आपने ये जोड़ दिया तो यहां पे सिंस नहीं, फॉर। चलिए दूसरे में एरर बताइए। ही हैज नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस 2 weeks। क्या एरर है इसमें? सेम एरर, वीक्स को जोड़ दिया गया, सिंस नहीं, फॉर 2 weeks। चलिए तीसरे में एरर बताइए। दे आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015। क्या एरर है इसमें? आप कहोगे सर 2015 बिल्कुल सही है सर, एकदम शुरुआती समय दिया गया है, ईयर जुड़ा नहीं गया। अरे तो दूसरी एरर चेक कर लो। आपने सिंस 2015 तो सही है, टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, हेल्पिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस का लगा, क्या होना चाहिए? दे हैव बीन लिविंग, दे आर लिविंग नहीं बच्चे। तो एग्जामिनर कभी वो गलत करेगा, कभी ये गलत करेगा, यही दो ही गलत हो गए इसमें, और कुछ गलत नहीं। चौथा, we have not been practicing yoga since last month। क्या गलती है इसमें? पिछले महीने से, लास्ट मंथ आपने मेंशन किया, तो महीना तो पिछले ही हुआ ना दोस्तों, सर्टेन टाइम हो गया, सिंस लगा दीजिए। आगे जी दोस्तों, अगला सेंटेंस, हैव ही बीन स्टडिंग डिलीजेंटली फॉर द एग्जाम सिंस लास्ट वीक। क्या गलती है इसमें? प्यारे बच्चों, यहां पे सब्जेक्ट आपका ही है, सिंगुलर, तो सिंगुलर को हैव नहीं हैज दिया जाता है। ये लास्ट सेंटेंस को आप खुद करेंगे, बताएंगे अगर इसमें कोई एरर है या तो नो एरर। आगे बात समझ में? फास्ट में आते हैं दोस्तों, सब कुछ सेम टू सेम है, बस हैज बीन का बन गया हैड बीन, और बाकी डिक्टो कॉपी पेस्ट मारा है, कोई बदलाव नहीं किया है, सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट मारा है। सीधे एक्सरसाइज में लेके आते बच्चे, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। एक्सरसाइज पहला, शी हैड बीन वर्किंग एट द रेस्टोरेंट सिंस 2 years बिफोर शी मूव्ड। क्या गलती है इसमें? आपने समय जोड़ के बताया 2 years, तो सिंस नहीं, यहां पे फॉर का यूज किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन में एरर बताइए। ही हैड बीन नॉट स्टडिंग प्रॉपरली फॉर द एग्जाम बिफोर ही रियलाइज्ड इट वाज नेक्स्ट वीक। क्या एरर है बच्चे? नेगेटिव सेंटेंस है बच्चे, तो नॉट की पोजीशन फर्स्ट पार्ट की बात होनी चाहिए, तो ही हैड नॉट बीन स्टडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, had you living been in that town for a long time since you moved। क्या एरर है बच्चे? since you moved, had you living been, बीन कभी भी मेन ऑफ के बाद नहीं होगी भाई, पहले ही होगी। जैसे अगर ये अफर्मेटिव होता तो क्या लिखते? यू हैड बीन लिविंग लिखते ना। अब इंटरोगेटिव होगा तो हैड पहले चला गया, यू हैड बीन लिविंग, तो बीन लिविंग तो रहेगा ना, तो ये यहां से यहां हो। और सिंस यू मूव्ड, उसके बाद ये इसने आपने ये गेम किया, जब से तुम मूव किए उस तब से सवाल पूछा उसने, इंटरोगेटिव। इसी तरीके से ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हो रहे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में कोई एरर है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए तीसरे पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेम टू सेम है बच्चे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हेल्पिंग हो जाएगी, बाकी सब कुछ एज इट इज है। बस यहाँ पे सिंस हट गया, अब आपका आएगा फ्रॉम, फ्रॉम एंड फॉर, बस इतनी सी बात याद है। सिंस की जगह पे फ्रॉम लगा। बच्चे आसान है इसलिए थोड़ी सी स्पीड, स्पीड क्या मतलब सेम ही है, क्या ही टाइम देंगे उसमें, है ना बच्चा। चलो अगला देखो, शी विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फ्रॉम 5 years। क्या गलती है इसमें? 5 years जोड़ के बताया गया बच्चे, टोटल समय जोड़ा गया है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? अगला, दे शैल हैव बीन लिविंग इन द सिटी
फॉर 2030। अभी 2025 चल रहा है, 2030 भविष्य का पॉइंट ऑफ टाइम है, जोड़ा नहीं गया है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, फ्रॉम 2030। शैल हैव बीन फोर्सफुली कहा जा रहा है तो लगा रहे, अदरवाइज आप विल लगाओ तो ज्यादा अच्छा। अगला, ही विल हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर लॉन्ग बाय द टाइम द एग्जाम स्टार्ट्स। क्या एरर है बच्चों इसमें, क्या एरर है? शानदार क्वेश्चन ये वाला। बच्चे नॉट की पोजीशन फर्स्ट पार्ट के बाद चाहिए। आप देखो आपने सेकंड पार्ट के बाद लिख दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट पार्ट के बाद चाहिए, आपने सेकंड के बाद लिख दिया। नॉट यहां पे नहीं, यहां पे आएगा। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग। आगे बात समझ में? एक और करिए, वी शैल नॉट हैव बीन। देखो यहां पे सही है, सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद आएंगे सिंस जुलाई टू सितंबर। सिंस जुलाई कहां से लिख रहे हैं, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, है ना? ये वाले क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे बच्चे, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका ये टेंस पूरा कंप्लीट होता है। अब बारी है प्रैक्टिस। तो मैंने आपको 12 के 12 टेंस पढ़ा दिए। अब इन 12 टेंसेस के आधार पर टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर पूरे 20 के 20 सवाल करेंगे। कहीं भी डाउट हुआ पूछिएगा जरूर, मैं इतना कहता हूं अपने बच्चों से, पूछिएगा। देखो पहले तो मुझे पता है कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि डाउट बचेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इतनी प्रैक्टिस करें कि कुछ ना कुछ नयापन लेकर मिलेगा। जब आप मैक्सिमाइज करेंगे अपनी प्रैक्टिस को, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा जो आपको नहीं समझ में। वो पूछिए, कमेंट करिए, सब कुछ कमेंट करिए। जितना डाउट्स पूछेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है? चलो बच्चों, अब बारी है क्वेश्चंस करने की। पहला, द गवर्नमेंट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स addressing concerns issued raised by the public। क्या error है इसमें? फाइंड एरर, क्या error है इसमें? आंसर देखते हैं। यूज हैज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इंस्टेड ऑफ ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड। ऐसा क्यों किया गया? क्यों किया गया? जब आपने मेंशन कर दिया ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, यानी इंप्लीमेंटेड नहीं, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, तो ये चला गया सीधा परफेक्ट में। अब आगे आपने कहा द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स, जो न्यू टैक्स रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया वो तो वर्तमान में भी है, उसका इंपैक्ट, तो इसका मतलब आप इसको पास्ट में डाल ही नहीं सकते, तो ये बनेगा प्रेजेंट का परफेक्ट। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड। कोई भी पास्ट में घटित घटना का वर्तमान तक असर आता है तो उसको प्रेजेंट का परफेक्ट याद रखिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई भी मैंने बोला था, पास्ट का टाइम मेंशन नहीं होना चाहिए सेंटेंस में। अगला, द सिटी इज विटनेसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन सिंस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज इन 2015। जब से गवर्नमेंट ने 2015 में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, तब से सिटी इज विटनेसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन। आपने लिखा इज विटनेसिंग और सिंस के साथ। 2015 से लगातार ये चलता आ रहा है ना, और इज कहता है वर्तमान में केवल कंटिन्यू होना चाहिए, जबकि ये घटना तो 2015 से कंटिन्यू हो रही है, तो इसका मतलब ये इज विटनेसिंग नहीं, ये हैज बीन विटनेसिंग होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार पढ़ने में नहीं आएगी, प्रैक्टिस पे आएगी। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप सीख जाओगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द थर्ड टाइम द कंपनी फेस्ड एलिगेशंस of data privacy violation, raising concerns among regulators and consumers alike. It is the third time. अच्छा देखो एक पॉइंट यहाँ पे आपने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट में, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम। आपने थर्ड सेकंड फोर्थ टाइम वाला नहीं पढ़ा। ये जो इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द फोर्थ टाइम, इट इज द फिफ्थ टाइम है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हिस्सा है। एक नया पॉइंट मिल गया, देखा ना प्रैक्टिस करने से। तो आपकी जो मिस्टेक है, द कंपनी फेस्ड जो लिखा है आपने, वो द कंपनी हैज फेस्ड होना चाहिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट का हिस्सा है। जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जब शब्द लिख देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। क्यों? अरे इट इज द थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इसका मतलब फोर्थ टाइम, तो ये चौथी बार हो रहा है भाई, हो चुका है, 3 बार हो चुका है, ये चौथी बार,
तो 3 बार तो हो चुका है ना, इसलिए कंप्लीट एक्शन हुआ और चौथा वर्तमान में फिर से कर रहे हो, तो बन गया ना परफेक्ट टेंस पास्ट का, प्रेजेंट का परफेक्ट बनाते हैं। इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द फोर्थ टाइम, इट इज द फिफ्थ टाइम। नया कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिएगा अलग से। नेक्स्ट पे आइए। द लोकल अथॉरिटीज हैव जस्ट अनाउंस्ड न्यू मेजर्स टू इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन द सिटी। द लोकल अथॉरिटीज ने जस्ट अनाउंस्ड किया, हैव जस्ट अनाउंस्ड। जस्ट एंड जस्ट नाउ वाला केस होता है बच्चे, जस्ट एंड जस्ट नाउ वाला केस। अगर जस्ट नाउ होता है तो उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और जस्ट वाला केस होता है तो बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पे आप देखें हैव अनाउंस्ड ऑलरेडी आपने मेंशन कर रखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं। लिख लीजिए इसको कि अगर आप केवल जस्ट लिख रहे हैं तो आप इस केस को बनाएंगे प्रेजेंट के परफेक्ट, कि अभी अभी जस्ट ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आफ्टर द कमिटी हैड फाइनलाइज्ड द रिपोर्ट दे हैड प्रेजेंटेड इट टू द सिटी काउंसिल ड्यूरिंग द मीटिंग। क्या है इसमें? आप ध्यान से देखो, आपने दोनों ही साइड परफेक्ट बना दिया। कमिटी हैड फाइनलाइज्ड और हैड प्रेजेंटेड, क्या रूल दिया था? एक सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस कभी पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकती। घटना आगे पीछे तो हो रही है क्योंकि आफ्टर शब्द आ गया तो पता तो है। तो इन दोनों में क्या कहना चाह रहा है कि आफ्टर, इस चीज के बाद में ये हुआ, यानी ये वाला काम पहले हुआ है। कह रहा ना आफ्टर दिस, यानी इसके बाद ये वाला काम। तो ये घटना जो पहले घटी ये परफेक्ट में जाएगी, यानी ये सही है, गलती है यहां पे हैड नहीं। दे प्रेजेंटेड इट टू द वर्ल्ड, प्रेजेंटेड के साथ हैड हटा दीजिए क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ये बाद में होगा। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल, I will have completed my degree before I started my job. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं बसता। और ईयर नेक्स्ट है तो फ्यूचर ही बनेगा दोस्तों, तो यानी स्टार्टेड बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट है ना, ध्यान से। नेक्स्ट ईयर बच्चे, the company has been expanding its operations since it launches its first product in 2010. पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया जब, तब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, वो सिंस वाला केस क्या था बच्चे? सिंस वाला केस क्या था? सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और सिंस के पहले आप प्रेजेंट का परफेक्ट लिख सकते हैं, आप प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं, जो ठीक बैठे लगा। बाद वाला इंडेफिनिट चाहिए। ये सिंस है, ये सब्जेक्ट है, लॉन्चेस नहीं, लॉन्च्ड। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से बच्चों? जो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या कहते हैं, चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है? कोई डाउट तो नहीं रख रहा? कोई ज्यादा स्पीड तो नहीं है? जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं इतनी स्पीड आपके लिए ठीक है? हमें कमेंट करके बताइए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं क्या ये स्पीड मेरे बच्चों के लिए सुटेबल है, या मुझे इसको बढ़ाना या घटाने की जरूरत है। समझ में आना चाहिए। मेरा अल्टीमेट गोल इतना ही है, जो मेरा अपना एम है कि भैया जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल तभी होगा जब आप मेरी हर बात को आप कैच कर पाए। कुछ भी नया पॉइंट आपको अगर मैं बताऊं, लिखिए जरूर। आप कैच कर पा रहे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है, नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा काम कैसे आएगा? मैं कितना भी अच्छा, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर बच्चा कैच ही नहीं कर पाएगा स्पीड की वजह से, तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पीड कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। कम है तो भी मोनोटोनस हो जाएगा, ज्यादा है तो कैच ही नहीं कर पाएगा, ऊपर छूट जाएगा, बाउंस करेगा बॉल की तरह, है ना। तो आप जरूर हमें ये चीज बता दीजिए, ठीक है, कमेंट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। He will have saved enough money before he will buy his first home. दोनों साइड फिर से will लगा दिया। क्या बोला था मैंने? सिंगल सेंटेंस, टू क्लॉजेस, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट बना। अब वो क्या कहता है? He will have saved enough money before
इस चीज का, तो इस चीज के होने से पहले ही विल हैव सेव्ड एनफ। ये घटना पहले घटी, इसको परफेक्ट बना दो, इसको इंडेफिनिट बना दो। अब यहाँ पे ही को मेन ऑफ की एस ऑलवेज फॉर्म, जो बाय है वो बायस हो जाएगा, विल बाय बायस हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ाया तो आज तो पढ़ाई, इसी वीडियो में तो पढ़ाया, देखो ना जाके बच्चे नहीं है क्लियर। Once the storm passed, residents began addressing the damage to their homes and businesses. क्या समझ में आया इसमें? Once the storm passed, फिर residents began addressing the damage. My dear students, had passed क्यों होगा यहाँ पे? अरे पहले स्टॉर्म गुजर गया, उसके बाद लोग बाहर निकल के, अरे भैया हमारा ये टूट गया, भैया घर गिर गया, छप्पर टूट गया, ओ गैया तभी ये निकाल ले। पहले स्टॉर्म पास हुआ, उसके बाद बाकी काम होना, तो जो पहले वो परफेक्ट, पहले वाला पास, इसको परफेक्ट बनाइए। वो अब समझ आ रहा है। By the time the opposition is spoken, the government had already introduced the new policy changes. क्या एरर है बच्चे? एरर क्या है इसमें? मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट को कैसे पकड़ा देंगे आप बिना हेल्पिंग ऑफ के? स्पोकन चाहिए या स्पोक चाहिए? स्पीक स्पोक स्पोकन चलता है, क्या चाहिए दोस्तों? पास्ट डेफिनेट ना, तो स्पोकन को स्पोक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट्स हैव बीन researching climate change effects since decades, revealing alarming trends in global temperatures. Now spot the error बच्चों, spot the error. Time's up. Is the answer use for instead of since? ऐसा क्यों किया गया? मैंने जब आपको for पढ़ाया तो मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था, आपने ध्यान दिया होगा दूसरे नंबर पे, क्या? अनसर्टेन टाइम किया था ना। साइंटिस्ट्स हैव बीन रिसर्चिंग क्लाइमेट चेंजेस इफेक्ट्स सिंस डिकेड्स। कितने डिकेड्स, कितने दशकों से? आपने कहा दशकों से ये काम कर रहे हैं, कितने दशकों से? कुछ सर्टेनिटी है उसमें, सब कुछ अनसर्टेन है, इसलिए यहां पे फॉर है। तो आपको सिंस की जगह पे लिखना है 4 decades. By the time the meeting started, जब तक मीटिंग शुरू हुई, the team had been discussing the strategy since over an hour, eager to finalize their plans. 1 घंटा आपने तो समय जोड़ दिया। जब आपने समय जोड़ दिया तो सिंस कैसे लगा देंगे दोस्तों? जोड़कर बताया गया समय तो फॉर लेता है भाई साहब, लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 years researchers will have being studying. हैव लिखोगे या हैव की कोई भी फॉर्म बच्चे? हैव, हैज, हैड, हैविंग, ये 4 बनेंगे। इन चारों के बाद मेन ऑफ हमेशा थर्ड फॉर्म की आती है। आपने इसके बाद जो ये शब्द लिखा, ये आईएनजी कैसे लिख दिया? भले वो इसके साथ हेल्पिंग ऑफ में ही है, लेकिन इसके बगल में लिखी जाएगी तो थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ऑब्वियसली हेल्पिंग ऑफ का हिस्सा है, लेकिन बगल में लिखी हुई है तो थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। किसके बगल में है? इन 4 में से किसी के भी बगल। मेरे बच्चों, बीन को बीन बना दीजिए। नेक्स्ट, local businesses has been, businesses has, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर चेक करिएगा, टेंस का ही पूरा खेल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हैज को बदल के हैव कर दीजिए, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज बिजनेसेस व्हिच इज प्लूरल। शी वाज वर्किंग एट द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इयर्स बिफोर डिसाइडिंग टू परस्यू अ न्यू करियर पाथ इन एजुकेशन। व्हाट द एरर गाइस? सालों से काम कर रही है, सालों से। जब काम सालों से चल रहा है, आपने वो समय मेंशन कर दिया, तो हेल्पिंग ऑफ कैसे पास की कॉन्टिन्यूअस लिख दिया? कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए ना।
तो वॉज हटेगा बच्चे और उसकी जगह पे हैड बीन लगा दिया जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाय 2030 तक, दैट्स अ फ्यूचर टाइम, द सिटी हैड बीन इंप्लीमेंटिंग इट्स ग्रीन इनिशिएटिव। सिटी हैड बीन इंप्लीमेंटिंग और ईयर लिख रखा है 2030, हैड बीन पास्ट, ईयर फ्यूचर। साथियों आंसर होना चाहिए विल हैव बीन इंस्टेड ऑफ हैड बीन। देखो थोड़ा थोड़ा चीजें हैं, बस थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं, कुछ नहीं, वही गिने चुने 3-4 चीजें होती है सेंटेंस में टेंस बेस्ड एरर फाइंड करने की, बाकी तो रूल्स है नहीं। सब्जेक्ट देखना है, सिंस फॉर देख लेना है, क्या ही है इसमें, सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत देख लेना है, खत्म, बाकी थोड़े बहुत रूल्स। बिफोर द स्टॉर्म हिट रेजिडेंट्स वर प्रिपेयरिंग देयर होम्स फॉर डेज, securing windows and stocking up on supplies. Come on everyone. Before the storm hit, storm के hit करने से पहले, और वहां पे लिखा है आपने residents were preparing. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, had been instead of were. हिट करने से पहले ये चीज कर रहे थे ना भाई, तो कंटिन्यू तो केवल एक ही समय के लिए होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जबकि ये चीज चलता रहा है तो हैड बीन आएगा, टाइम लगेगा ना, ये सब घर को सेट करना है, विंडोज और ये सब सप्लाईज ये सब सिक्योर करना है, इस चीजों पे टाइम लगेगा ना, और कॉन्टिन्यूअस तो केवल उसी टाइम पे कॉन्टिन्यू होता है जिसमें टाइम लग रहा है, इसीलिए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया गया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने मेंशन कर दिया कि मैं पढ़ा रहा हूं और इसमें टाइम लग रहा है तो मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाऊंगा, पढ़ा रहा हूं तो बस इसी सेकंड की बात हो रही है, समझ गए ना बच्चे, वर हटा के हैड बीन, had been. By this time next year, that's the future action. Future word, the community will have been celebrating the annual festival for a decade. Making a significant milestone. By the time next year, the community will have been celebrating the annual festival. Will have been, आपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग ऑफ भी लगाई और फॉर लगाया अडिकेट के साथ, जहां पे आपने समय को जोड़ के बताया, दैट्स यू नो जोड़ के बताया गया समय, तो हेल्पिंग ऑफ भी सही है, और सिंस फॉर यहाँ पे सिंस वैसे भी नहीं आता, फ्रॉम फॉर आता है, तो फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ के बताया, तो सेंटेंस ठीक है, देयर इज नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर हर फाइनल एग्जाम्स फॉर लास्ट मंथ। कम ऑन एवरीवन, हेल्पिंग ऑफ देखिए, नीचे का प्रपोजिशन देखिए, हेल्पिंग ऑफ देखिए, नीचे का प्रपोजिशन देखिए, जब बात लास्ट मंथ से ही चल रही है तो ये तो सर्टेन हो गया ना, और सर्टेन टाइम आपको क्या लेता है, प्रपोजिशन, सिंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लास्ट क्वेश्चन, हैव बीन यू, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग ऑफ का केवल फर्स्ट पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट नहीं आता, बाद में जाएगा। यूज हैव यू बीन, वो भी कूद के चला गया, चलो हैव के साथ घूम के आते हैं। सो गाइस, ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। सो उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली है। मजा आया बच्चों? डेफिनेटली आया होगा मजा, है ना? अब आपको देखो बच्चे, टेंस तो आपने पढ़ लिया, पूरे के पूरे 12 टेंसेस आपने पढ़ लिए, अब पारी है आपको इन 12 टेंसेस पर प्रैक्टिस करनी। मैंने एक चीज देखा है बच्चे, ग्रामर का कोई भी टॉपिक अगर आप रिवाइज नहीं करते हो, आप एलआरपी फॉर्मूला को नहीं फॉलो करते हो, तो चीजें ज्यादा दिन तक आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप भूल जाएगा बच्चा। एलआरपी मतलब लर्न रिवाइज प्रैक्टिस, आपने नया चीज लर्न किया, इसको रिवाइज करिए और इसी पे प्रैक्टिस करिए। एलआरपी बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बड़े बड़े लोग इसको फॉलो करके बहुत कुछ करते हैं लाइफ में, तो आप भी फॉलो करिए। लर्न कर लिया, अब इसको रिवाइज करिए। 24 घंटे के अंदर आपके नोट्स पे शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिख जानी चाहिए और फिर उस पर प्रैक्टिस करें। एक एक टॉपिक पे 200 300 400 क्वेश्चंस हो सके तो प्रैक्टिस। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसकी प्रैक्टिस केवल एरर डिटेक्शन पे नहीं बल्कि फिल इन द ब्लैंक पर अलग से प्रैक्टिस कीजिए, एरर डिटेक्शन पे अलग से प्रैक्टिस कीजिए, क्लोज टेस्ट पे अलग से प्रैक्टिस कीजिए, है ना? सब जगह पे इसकी अलग से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे अलग से प्रैक्टिस कीजिए,
मतलब टेंस किस तरीके से बाकी जगहों पे इंप्लीमेंट हो सकता है वो करिए। इतना अगर अलग अलग नहीं मिलता तो एटलीस्ट एरर तो कर ही डालिए, तब भी उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आप जो भी प्रैक्टिस करिए कम से कम मान के चलिए कि बच्चे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक आप सॉल्व कर रहे हो उसको मिनिमम 3 बार सॉल्व करिए, एक बार में चीजें याद नहीं रहेगी। और मैं आपको बताऊं एक मजेदार बात, जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, जो क्वेश्चन सही हो जाए वो तो ठीक है, जो गलत हो गए हैं उस पर जरूर गोला मार लीजिए, दोबारा बार सॉल्व करने पे उस पर थोड़ा ध्यान देना। जो सही हो गए वो तो आ गए, जो गलत हो गए सेकेंड टाइम में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना उसको, थर्ड टाइम जब करोगे तो तब याद हो जाए। तो ये चीज ज्यादातर बच्चे करते हैं और यही तरीका होता है चीजों का सही तरीके से एनालिसिस करने का। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं तो काम अपने आप से हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। नया जो क्लास होगा उसमें हम लोग करेंगे, अगला जो नेक्स्ट क्लास होती है टेंस के बाद, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस पे अभी टेंस अभी पूरा खत्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंडीशनल जब तक आप नहीं पढ़ेंगे टेंस कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा। तो अगली क्लास कंडीशनल पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? उसको जरूर अटेंड करिए, अगले दिन आएगी बच्चे वो क्लास, तो उसको अच्छे से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कंडीशनल लिमिटेड ही रूल्स है उसमें, बट है सारे इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर पूछता बहुत है, उसमें बच्चे को उलझाना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि टेंस का पार्ट है और टेंस पर एरर बनाने का मतलब है कंडीशनल एरर, इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर बस करते हैं। ओके, मिलते हैं आप सभी से फिर अगली क्लास में कंडीशनल जो इसका बाकी का आगे का हिस्सा है उसमें, और शानदार अंदाज में कंडीशनल को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे 20 क्वेश्चंस की। मेरे साथ उस कंडीशनल की कॉन्सेप्ट्स को सीखिए और 20 क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, और उसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।